अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट ईयर में 10 चैप्टर्स थे। अगेन हमारे पास जो है 10 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 11 जो है 10 चैप्टर्स फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए। अगेन हमारे पास चैप्टर नंबर 10। अच्छा, अब जो हमारी फिजिक्स की बुक है सेकंड ईयर में वो चेंज नहीं हो रही, उसके चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो है बुक चेंज नहीं हुई थी, क्योंकि बुकें जो हैं वो एडवांस आई हैं। और जब फर्स्ट ईयर में एडवांस फिजिक्स नहीं पढ़ी तो सेकंड ईयर की एडवांस पढ़ना आसान नहीं है, वो तो और मुश्किल होगा। इस वजह से चांस नहीं है कि आपकी बुक जो है सेकंड ईयर में फिजिक्स की चेंज हो। बट जो अब फर्स्ट ईयर की बुक है वो चेंज हो रही है। 2 चैप्टर्स उसके आ चुके हैं। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री चेंज हो चुकी है, उसके फर्स्ट चैप्टर आ चुका है, ठीक है। और भी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, मैथमेटिक्स चेंज हो रही है, बायो चेंज हो रही है, ठीक है। उसके अलावा उर्दू जो है मार्केट में अवेलेबल भी है। उसके अलावा भी बुकें चेंज हो रही हैं। फर्स्ट ईयर की बस फिज़िक्स रह गई थी प्रीवियस ईयर, तो वो इस ईयर हो रही है। फिज़िक्स चेंज नहीं हुई थी, इसी वजह का जो है सेकंड ईयर में भी फिज़िक्स चेंज नहीं होगी, इसके चांस नहीं है। अच्छा, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है सेकंड ईयर के अंदर हीट, वो आज थोड़ा डिस्कस करेंगे हीट क्या होता है। सबसे पहले हीट जो है, सब चैप्टर का नाम हमारा जो है हीट। सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है, हीट होती क्या है। बेसिकली हीट जो है एक एनर्जी को बोला जाता है। एनर्जी, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एनर्जीज, ठीक है। उसमें मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, और बहुत सारी टाइप की एनर्जीज होती है। फ्यूल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इस तरह करके बहुत सारी टाइप की एनर्जीज होती हैं, ठीक है। लेकिन हीट चैप्टर में जो आपका इम्पॉर्टेंट सबसे पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका थर्मल एनर्जी, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका वो है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी में 9-10 बेस पे जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा है वो भी मैं बता दूं। सबसे पहले 9-10 बेस पे जो थर्मल एनर्जी के हवाले से पढ़ा है वो पढ़ा है एनर्जी की कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब ये कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो गई लाइट के अंदर, लाइट एनर्जी बन गई। वो कैसे, इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोवाइड की किसी फ़ैन को, ठीक है, उसके बाद वो क्या हुआ, एयर बन गई, ये कन्वर्जन हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो गई मैकेनिक में। और इसके अलावा बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी बल्ब वगैरह को प्रोवाइड की गई तो उसने आपको क्या प्रोवाइड की, लाइट एनर्जी। एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिसिटी से लाइट एनर्जी में, जो कन्वर्ट हो गई, इस कन्वर्जन को बोला जाता था थर्मल एनर्जी, जो आपने 9-10 बेस पे पढ़ा हुआ है। अच्छा, इससे रिलेटेड जो अभी सेकंड ईयर में एक्सटेंड पढ़ेंगे आप, वो पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को किस तरह निकालते हैं। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी का मतलब जो नाम में ही समझ में आ रहा है वो है अंदर की एनर्जी, ठीक है। मतलब ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने भर दिया वाटर, ठीक है। और वाटर क्या होता है, वाटर सिंपल वाटर है। अगर इस कंटेनर के अंदर वाटर है और इसकी एनर्जी की बात की जाए, वाटर की एनर्जी की बात की जाए, तो इसको बोला जाएगा इंटरनल एनर्जी। अच्छा, वाटर के हवाले से कुछ चीज़ें बता दूं। वाटर की एनर्जी कैसे बढ़ती है, सबसे पहले हीट अगर इसको प्रोवाइड की जाए तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और इसकी जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो भी फास्ट हो जाएगी। जब इसकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो इनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी जो हमारी पास चीज़ है, ठीक है, वो अंदर की एनर्जी को बोला जाता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में इतनी चीज़ है, ठीक है, अंदर की एनर्जी को बोला जाएगा इंटरनल एनर्जी। भले वो किसी भी चीज़ के अंदर हो, लिक्विड फॉर्म में हो या कुछ भी फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में हो, तो किसी चीज़ सिलेंडर के अंदर है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी को भी क्या बोला जाएगा, इंटरनल एनर्जी। अगर इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो हम किस तरह करेंगे इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, the sum of kinetic energy and potential energy is called हमारे पास आ गया इंटरनल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी को जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी जो होती है वही चीज़ होती है इंटरनल एनर्जी। सिंपल सी चीज़ है, बस इसको नाम दिया गया इंटरनल एनर्जी, वरना वही चीज़ है जिस तरह हम नॉर्मल एनर्जी निकालते हैं उसी तरह काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को जमा करेंगे तो उसी तरह इंटरनल एनर्जी भी आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई इशू की बात नहीं है।
अच्छा, सेकंड जो हमारे पास चीज़ है वो क्या है? सबसे पहले सेकंड हमारे पास है एक मैं मिसाल एनर्जी की कन्वर्जन है, ठीक है। उसको समझने के लिए हमारे पास ये 3 गिलासेस में बना रहा हूँ, ठीक है। फिगर के थ्रू इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास जो है 3 गिलासेस आ गए, सबके अंदर हमने वो है वाटर फिल किया हुआ है। वाटर जो है ये वाली की बात की जाए तो ये हमारे पास बॉयल्ड वाटर है, ठीक है। गर्म पानी है बॉयल फॉर्म में। ये हमारे पास रूम टेम्परेचर पर है। ये हमारे पास जो है कोल्ड फॉर्म में ठंडा पानी। अब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी इसके मुकाबले में, और इसके मुकाबले में देखा जाए तो और भी बहुत ज़्यादा होगी। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये हीट वाटर है और इसके मॉलिक्यूल्स हीट होने की वजह से इनकी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, ठीक है। और जाहिर सी बात है एनी टाइम ये भी नहीं हीट रहने वाला, ना ये रूम टेम्परेचर नॉर्मल रहने वाला है एनी टाइम, ना ये कोल्ड फॉर्म में रहने वाला है, क्योंकि एनवायरनमेंट की एनर्जी भी चेंज होती है। एनर्जी कन्वर्ट कैसे होती है, ट्रांसफ़र किस तरह होती है, वो मैं बता दूं। एनर्जी ट्रांसफ़र होने की सिंपल सा एक तरीका समझ लो। वो होता ये है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हीट वाटर है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले में, तो ये हमेशा इसको इसमें ट्रांसफ़र करेगी। ये नहीं होगा कि ये ट्रांसफ़र हो रही होगी, ऐसा नहीं होगा। हमेशा हाई जो है लो के ऊपर ट्रांसफ़र होती है। मतलब कि अगर एक सिंपल मिसाल ली जाए उसकी, तो ये बोला जा सकता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एनवायरनमेंट के टेम्परेचर की बात की जाए अगर गर्मी में तो 45 डिग्री सेल्सियस रख लेते हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है इन्वायरमेंट की एनर्जी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम है, तो जो इन्वायरमेंट की एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है बॉडी में, जिसकी वजह से गर्मी लगती है। इसी तरह अगर सर्दी की बात की जाए 8 डिग्री मैक्सिमम रख लेते हैं और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारे पास यही है, तो क्या होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के मुकाबले में, तो बॉडी जो है अपनी एनर्जी इन्वायरमेंट को देगी, लूज़ करेगी, अपनी एनर्जी लूज़ करना स्टार्ट कर देती है। अच्छा, इसकी एक लिमिट है, वो लिमिट क्या है उसको समझने के लिए एक चीज़ मैं बता दूं। जैसे कि ये हमने एक 2 कंटेनर रख लिए, एक में पानी डाल दिया, एक को खाली रखा है हमने, ठीक है। और यहाँ से ये हमने जगह बना दी दोनों कंटेनर में आने जाने की, ठीक है। अब ये वाटर जो है ज़रूरी तो नहीं है कि ऐसा होगा कि वाटर पूरा खाली हो जाएगा ये वाला फिल हो जाएगा, इस तरह तो नहीं होगा। इसकी एक लिमिट है। वो लिमिट क्या होगी? वो लिमिट ये होगी, ठीक है। अगर देखा जाए तो लिमिट ये होगी, एक लिमिट होगी जहाँ पे आके ये इक्वल हो जाएगा, रुक जाएगा। इसी तरह हीट में भी होता है। हीट में क्या होता है? हीट में होता ये है कि जैसे हमारे पास ये वाली जो बॉडी है बॉयल फॉर्म में, इसकी 30 जूल जो है हमारे पास इसकी एनर्जी है। इसकी रूम टेम्परेचर वाली की बात की जाए तो ये 20 जूल है। अब एनर्जी कन्वर्ट होगी हाई से लो की जानिब, हाई से लो की जानिब होगी तो 25 और 25 जूल तक ये आएगी। दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो इस जो ये जो इक्वल हो गया इसको क्या बोला जाता है? हीट जो है एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, उसके बाद वो इक्वल हो गई, उसका भी एक नाम है, उसको बोला जाता है इन थर्मल एनर्जी में उसको बोला जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एनर्जी इक्वल हो गई हमारे पास तो इसको क्या बोला जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम। इतनी सी चीज़ है, ठीक है। इसके बाद हम जो बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र की, जो मैंने मिसालें दे दी इनमें से एक चीज़ और देख लेते हैं। इसमें जैसे एक लाइट हो गई, ठीक है। अगर लाइट को टच किया जाए तो हमारी हाथ की जो एनर्जी है, हैंड की एनर्जी है, वो काफ़ी ज़्यादा लो है। अगर 100 वाट के जो बल्ब्स होते थे, ठीक है, वो हीट भी होते थे, अगर उनको टच किया जाए तो एनर्जी क्या होती थी? जल्दी से ट्रांसफ़र होती थी, हाथ जलता था, ठीक है। तो ये हमेशा हाई से लो की जानिब ट्रांसफ़र होती है। हमेशा जितनी जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी हाई से लो की जानिब ट्रांसफ़र होगी। इस एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को बोला जाता है थर्मल एनर्जी। और ये जो इक्वल हो जाएगी एनर्जी जब ट्रांसफ़र होगी, दोनों चीज़ इक्वल हो जाएगी दोनों की एनर्जी, तो उसको बोला जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। सिंपल सी चीज़, ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं।
इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट जो होगी, सबसे पहले हमारी यूनिट होगी एसआई यूनिट, एक होता है एसआई यूनिट, एक होता है सीजीएस फॉर्म, ठीक है, एक होता है एफपीएस फॉर्म, ठीक है। दोनों को देख लिया जाए तो क्या होगा, सबसे पहले एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट में हीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हीट में क्या होता है, जूल। एसआई यूनिट में बात की जाए जूल, और इसको डिनोट किया जाएगा जे से। सीजीएस फॉर्म में बात की जाए तो इसको बोला जाता है कैलोरी, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। एफपीएस फॉर्म में बात करूं तो ये होता है BTU। ये चीज़ भी पता होनी चाहिए क्योंकि हमारे को कभी कभी BTU फॉर्म में दिया हुआ जाएगा, ठीक है, कभी कभी कैलोरी फॉर्म में, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। तो हमें ये आना चाहिए कि किस तरह कन्वर्ट होता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 कैलोरी जो हमारे पास बराबर होती है, 1 कैलोरी इक्वल होगी 4.12 जूल के, ये पता होना लाजमी है, ठीक है। और 1 BTU किसके इक्वल होगी, 1 BTU इक्वल होगी 10.54 जूल के। अब इसको क्या करा जा सकता है, अब इसको कन्वर्ट किया जा सकता है मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके, हम जो है इसको कैलोरी से जूल में या जूल से कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता है 1 BTU जो बराबर है वो इसके 10.54 जूल के, ठीक है। 1 कैलोरी बराबर है 4.12 जूल के। अगर हमारे पास 2 कैलोरी गिवन है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको, इस वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जूल फॉर्म आ जाएगी कि कितना जूल है कितनी कैलोरी में, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ थी थर्मल एनर्जी के अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। मोड्स ऑफ एनर्जी बेसिकली क्या चीज़ है, मोड्स ऑफ एनर्जी हीट ट्रांसफ़र बोला जाता है, ठीक है। ज़्यादातर हीट ट्रांसफ़र की कितनी तरीके हैं कि किस किस तरीके से हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, तो उसकी तरफ चलता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड चीज़ आ गई, ठीक है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो हमारे पास है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन और थर्ड है रेडिएशन। किस किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक डायग्राम प्रिपेयर कर लिया, इसके अंदर क्या चीज़ है, एक सॉलिड कंटेनर है जिसके अंदर पानी रखा हुआ है और नीचे आग लगाई हुई है, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि तीन किस तरीके हैं कि जिनसे हीट जो है ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहले कंडक्शन देख लें। कंडक्शन, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मिलके बनी है, पार्टिकल से मिलकर बनी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो कुछ इस तरह होगी कि सबसे पहले नीचे फायर लगा, अब फायर लगने के बाद जो जो फायर जिस जिस पार्टिकल पे लग रहा होगा उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। देन वो क्या करेगा, वो मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, दूसरे पार्टिकल से जाके टकराएगा, ठीक है। अब दूसरे पार्टिकल से जाके टकराएगा तो उसकी एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी, वो भी मूवमेंट कर देगा, मूवमेंट अपनी फास्ट कर देगा, वो भी थर्ड पार्टिकल से जाके टकराएगा। इस टकराने की वजह से, इस कोलिजन की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होगी उसको बोला जाता है कंडक्शन, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास है वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन किस फॉर्म में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। कंडक्शन जो होता है ओनली सॉलिड में होता है, कॉलिजन की वजह से, कॉलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट्स कॉल्ड जो है कंडक्शन हो गया, ठीक है। कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की कॉलिजन की वजह से, टकराने की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको बोला जा रहा है कंडक्शन। ये बात क्लियर हो गई। कन्वेक्शन में जो चीज़ है वो है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसको बोला जाता है कन्वेक्शन, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का मतलब ये है कि सबसे पहले तो ऐसा तो नहीं होगा कि ऊपर का पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहले जो गर्म होगा वो नीचे के मॉलिक्यूल्स जो है हीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हीट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर डेंसिटी नहीं होती, हीटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर बिल्कुल डेंसिटी नहीं होती, ठीक है। इसके मुकाबले में जो अपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर डेंसिटी होगी, क्योंकि वो इसके मुकाबले में उनकी एनर्जी लो होगी। तो क्या होगा, ये वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ चले जाएंगे और जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे के जानिब आ जाएंगे, ठीक है। ये मूवमेंट होगी, इसकी वजह से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है इस कॉल्ड कन्वेक्शन, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह कर जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको बोला जाता है कन्वेक्शन। जब ऑल मॉलिक्यूल्स हीट हो जाएंगे, ठीक है, वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, मतलब पानी बॉयल हो गया,
ठीक है, ऑल मॉलिक्यूल्स हमारे हीटेड होगा, ठीक है। इस तरह जो मूवमेंट से पानी हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसको बोला जा रहा है कन्वेक्शन, ठीक है। थर्ड हमारे पास है रेडिएशन। रेडिएशन बड़ा सिंपल है, अगर इसी चीज़ को देख लिया जाए, इसी डायग्राम को देख ली जाए, अगर इसके क्लोज कोई भी चीज़ रखी जाए तो उसके अंदर भी हीट जो है ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। अगर इसके क्लोज हाथ रखा जाए तो भी हीट जो है महसूस होगी। उसकी वजह क्या है, बगैर टच किए भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। वो बेसिकली होती है रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू विदाउट एनी मीडियम। विदाउट एनी मीडियम का मतलब क्या है, अगर कोई फिजिकली बात कर रहा है, ठीक है, तो उसकी बात अगर दूसरे तक पहुंच रही है, उसके अंदर जो है एयर की मीडियम शामिल है। बट यहाँ जो बात होगी विदाउट एनी मीडियम, जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको बोला जाता है रेडिएशन। जैसे कि एक मिसाल ले ली जाए सूरज की। सूरज जो है हीट ट्रांसफ़र करता है, कैसे करता है विदाउट एनी मीडियम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, ठीक है। सर्दियों में लकड़ियाँ जला के बैठा जाता है, उसके क्लोज बैठा जाता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि उसको टच किया जाए तो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, नहीं। अगर उसके क्लोज भी बैठे जा रहे हैं तो भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। वो किस वे में हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू विदाउट एनी मीडियम जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको बोला जाता है रेडिएशन, ठीक है। ये हमारा पास सेकंड जो टॉपिक था, इसमें ये तीन चीज़ें थी, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के अंदर, ठीक है। अब जो हमारे पास थर्ड है वो है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब उसके जानिब चलते हैं। तो स्टूडेंट्स स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे थे, ठीक है। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। उसके अंदर क्या होता है, एक होता है सेल्सियस, एक होता है केल्विन और एक होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है। इन तीन चीज़ों में हम इसको मेजर करते हैं, मतलब सेल्सियस फॉर्म में भी निकालते हैं, केल्विन में भी और फ़ारेनहाइट में भी। टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ। अब तीन तरह से इसको मेजर किया जाता है, तो मेजर करने के लिए जो हमारे पास स्केल्स होंगे वो भी तो होते हैं, ठीक है। अब स्केल्स बना देते हैं इन तीनों के, क्योंकि हमें इसकी एक प्रॉपर डेरिवेशन करनी है जो कि बुक में इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये हमने इसके फ़ारेनहाइट के और ये इसके फ़ारेनहाइट का जो स्केल होगा वो थोड़ा लॉन्ग होगा। उसकी वजह मैं बता देता हूँ क्यों। सबसे पहले तो देखो, ये सेल्सियस का जो स्केल होता है हमारे पास 0 डिग्री से 100 डिग्री तक होता है, ठीक है। ये 273 से 373 तक होता है, डिग्री केल्विन की बात कर रहा था, ठीक है। और फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो ये होता है 32 से 212 तक। इस वजह से इसका स्केल लेंथ है, क्योंकि इसके अंदर 100 डिजिट्स आ रहे हैं, 0 से 100। इसके अंदर 273 से 373 डिग्री केल्विन आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी 100 है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 32 से 212 आ रहा है, मतलब 180 इसके अंदर डिजिट्स हैं। इस वजह से इसका जो स्केल है वो भी बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। इनके अंदर मतलब ये कोई पॉइंट है जो कि 1 डिग्री है, ये कोई पॉइंट है जो 2 डिग्री है, इस तरह करके 100 डिग्री तक है। अब इसकी डेरिवेशन बनाने के लिए सिंपल सी हम क्या करेंगे कि इक्वेशन बनानी, क्योंकि हमें सेल्सियस से केल्विन में जाना होगा, ठीक है, केल्विन से फ़ारेनहाइट में जाना होगा, तो किस तरह जाएंगे वो ज़रा देख लें। सबसे पहले हमने एक पॉइंट इसका ले लेना है, ठीक है, पैरेलल एक पॉइंट ले लेते हैं। ये हमने एक लाइन पैरेलल खींच ली, ठीक है। हमारे को ये पॉइंट का नहीं पता, ये पॉइंट का नहीं पता, ये पॉइंट का नहीं पता, ये कौन सा पॉइंट है, तो इसको हम अपनी तरफ से एक नाम दे देंगे T डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, T डिग्री केल्विन, T डिग्री सेल्सियस। ये तीन हमारे पास आ गई। अब हमें एक चीज़ तो पता है कि हमेशा जब भी जाते हैं हाई से लो की जानिब जाते हैं, ठीक है। इसको देखते हुए हमने एक इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने ये करना है कि सबसे पहले सेल्सियस को देखेंगे। तीन इक्वेशन हमारे पास बनकर आ जाएगी। पहली इक्वेशन बनेगी, T से देखेंगे 0 तक, ठीक है, फिर 100 से देखेंगे 0 तक। किस तरह वो ज़रा पहले देख लें। T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस हमेशा हाई से लो की जानिब आते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए ये इक्वेशन बनेगी। 100 से फिर डायरेक्ट ले लेंगे 100 से 0 डिग्री, क्योंकि हमारे पास तीन पॉइंट है, हमें तीनों चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए। तकरीबन जो जो चीज़ हमारे पास गिवन है हमें टोटल चाहिए, तो सबसे पहले हाई से लो, फिर ठीक है, फिर टोटल हाई से डायरेक्ट, ठीक है। इसी तरह ये सेकंड केल्विन को देखा जाए तो केल्विन में भी इसी तरह बनेगा। T डिग्री केल्विन माइनस 273 अपॉन
373 माइनस 273, ठीक है, इक्वल टू, दोबारा आ जाते हैं फ़ारेनहाइट की तरफ, टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। ये 3 इक्वेशन हमारे पास बनकर आ गई, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए एक पेज में लगा देता हूँ, ठीक है। ये हमने पेज लगा दिया। अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें ये चीज़ है कि हमने इतनी 3 इक्वेशंस निकाल ली है। हम तीनों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमेशा 2 इक्वेशंस लेनी होगी। सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट ले लेते हैं, टी डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल टू टी डिग्री केल्विन माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी, ठीक है। इस तरफ देखना, इतना हमने कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आ गया टी डिग्री सेल्सियस। अगर इसको 0 से डिग्री सेल्सियस से माइनस करेंगे तो सिंपल सी वही चीज़ आएगी हमारे पास, और 100 ऐसी तरह उतर जाएगा, ठीक है। इक्वल टू के बाद देखा जाए तो ऊपर वाली चीज़ तो इसी तरह उतर जाएगी, माइनस 273, उसमें कुछ नहीं हो सकता। नीचे वाले को देखा जाए तो वो 100 बन जाएगा अगर उन दोनों को माइनस किया जाए। 373 273 माइनस करेंगे 100 आ जाएगा। इसको डायरेक्ट काटा भी जा सकता है। इसको डायरेक्ट काटने में बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो इसको अगर डिवाइड से मल्टीप्लाई फॉर्म में लेके जाए तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। डायरेक्ट भी कट सकता है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट यहीं से काट देने, हमें एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी ये चीज़ आ गई हमारे पास। इक्वेशन भी बनकर कम्प्लीटली आ गई। इक्वेशन क्या बनकर आ रही है हमारे पास, टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू टी डिग्री केल्विन माइनस 273। ये हमारे पास इक्वेशन बनकर आ गई, सिंपल सी। अच्छा, ये इक्वेशन जो है हमारे पास डिग्री सेल्सियस के लिए है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री सेल्सियस के लिए। अगर हमें केल्विन गिवन है, केल्विन की वैल्यू डाल के 273 से माइनस करेंगे, हमारे पास डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अगर इसी की केल्विन के लिए बनाई जाए तो कुछ इस तरह बन जाएगी। अब ये किस तरह हुआ, कुछ नहीं किया, टी डिग्री ये 273 माइनस का तो इधर चला गया, प्लस का हो गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन भी बन के आ गई सिंपल सी। टी डिग्री केल्विन के लिए हमारे पास सिंपल इक्वेशन भी बनकर आ गई है। अब सेल्सियस गिवन है, केल्विन में चाहिए, सेल्सियस की वैल्यू उधर डाल के हम जो है केल्विन फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। केल्विन सेल्सियस चाहिए, केल्विन की वैल्यू गिवन है, तो केल्विन की इधर वैल्यू डाल के माइनस करेंगे और हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। ये कन्वर्जन हमें आ गई। अब फर्स्ट हमने क्या किया था, फर्स्ट एंड सेकंड लिया था, देन हम क्या लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट वही है, टी डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस है, और 100 माइनस 0, इसको डायरेक्ट लेकिन चलें, टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अगेन हमारे पास नीचे क्या आ गया, 212 माइनस 32। इसको अगर सॉल्व किया जाए सिंपल वही चीज़ आ जाएगी, टी डिग्री सेल्सियस, उसको माइनस करेंगे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 100 को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये ऐसे ही उतरेगा हमारे पास, माइनस 32, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 180 इधर लिख देते हैं। अब इसको काट सकते हैं, लेकिन हम इसको सिंपल कर लेते हैं। वहाँ पे ये डिवाइड फॉर्म में इधर जाके मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा। 180 हमारे पास आ गया, ये 100 में आ गया, ठीक है। इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू टी डिग्री फ़ारेनहाइट, टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस जो है 32 आ गया, ठीक है। इसको अगर काटा जाए तो 20 की टेबल से डायरेक्ट काट रहा हूँ मैं। अगर इसको कैलकुलेटर में करके दिखाऊँ तो कैलकुलेटर में करना है 180, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, डिवाइडेड फॉर्म में 100, हमारे पास 9/5 आ गया। अगर 20 की टेबल से काटा जाए तो 5 ज़ा 100 और 9 ज़ा 180 हो गया, ठीक है। 9/5 हमारे पास सिंपल आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई फॉर्म में हमारे पास टी डिग्री सेल्सियस आ गया, टी डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया, माइनस 32 आ गया। सिंपल सी चीज़ हमारे पास उतर गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी,
पहले मैं दिखा दूँ फिर मैं समझा दूँगा कि किस तरह बनी है। टी डिग्री सेल्सियस पहले यहाँ पे आएगा, ठीक है। हमें सेल्सियस के लिए सबसे पहले सेपरेट करेंगे सेल्सियस को, ठीक है। तो ये हमारे पास 5/9 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगा टी डिग्री फ़ारेनहाइट -32। किस तरह हुआ ये ज़रा देख लो। 5 डिवाइड में सबसे पहले जाएगा इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिर टी डिग्री सेल्सियस इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो सिंपल सी इक्वेशन बनकर आएगी टी डिग्री सेल्सियस के लिए, जो कि हमें फ़ारेनहाइट में गिवन होगा, तो हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू इधर पुट आउट करके इधर टी डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं। सिंपल सी ये चीज़ हमारे पास बनकर आ गई। अब इसी से हम फ़ारेनहाइट के लिए बनाना चाहें तो फ़ारेनहाइट के लिए क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन, टी डिग्री फ़ारेनहाइट सिंपल डायरेक्ट बना देते हैं इक्वेशन, फिर समझा देंगे। यही काम जो है रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। 9/5 अगेन आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास टी डिग्री सेल्सियस के पास ये जा रहा है और +32 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, ठीक है। वो काम रिवर्स कर दिया जिस तरह हम इसको लेके गए थे। ये डिवाइड में तो ये अगेन इस तरफ आके इस तरफ टी डिग्री सेल्सियस के पास आके मल्टीप्लाई हो गया, जो कि मल्टीप्लाई दिख रहा है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई फॉर्म में तो ये इसके साथ आके डिवाइड हो गया। देन हमारे पास -32 बचा, जो कि इधर आके प्लस का हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो टी डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए अगर इक्वेशन की बात की जाए तो वो इक्वेशन हम ये वाली यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने जो है 4 इक्वेशंस बना ली हैं। फर्स्ट सेल्सियस से केल्विन से सेल्सियस में किस तरह जाएंगे। अगर केल्विन गिवन है तो इधर वैल्यू डाल के हम सेल्सियस में जा सकते हैं। अगर केल्विन में जाना है, सेल्सियस गिवन है तो इधर वैल्यू डाल के हम केल्विन में आ सकते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट गिवन है, हमें सेल्सियस में आना है तो इधर फ़ारेनहाइट की वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो हमारे फोर्थ हमारे पास आ गया, अगर हमें फ़ारेनहाइट चाहिए और डिग्री सेल्सियस गिवन है तो इधर वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एक बुक में प्रॉब्लम है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो हमें उसमें गिवन भी है, ठीक है। जो हमें गिवन दी गई है वो हम लोग एक बार लास्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो गिवन है वो है थर्ड, हमारे पास गिवन है टी डिग्री फ़ारेनहाइट 98.4 हमारे को गिवन दी गई है, 98.4, ठीक है। 98.4 हमारे को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दिया गया है। हमसे पूछा गया है डिग्री सेल्सियस बताओ। अब हमने क्या करना है, अभी हमने इक्वेशन बनाई है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो फार्मूला हमने अभी निकाला है टी डिग्री सेल्सियस 5/9/TF टी डिग्री फ़ारेनहाइट -32 आ गया, ठीक है। इसमें वैल्यू डालेंगे टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 आ गया हमारे पास। टी डिग्री फ़ारेनहाइट हमें गिवन है 98.4, ठीक है हमसे, और -32 इसी तरह आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 66.4, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है ये, तो 66.4 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ करके भी दिखा दे रहा कि हमारे पास क्या है 98.4 -32 66.4 हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। आंसर को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या गया 332। अब 5 से मल्टीप्लाई हो गया, अब हमारे पास 9 डिवाइड में रह गया बस। अब आंसर को 9 से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल सा 36 पॉइंट। हमने पहले भी बताया कि 36 डिग्री तकरीबन जो है बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। तो हमें ये कंफर्म भी हो गया कि हमारा जो आंसर है सेल्सियस फॉर्म में करेक्ट आ गया, ठीक है, ठीक है।